नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। पुतिन साहब आ रहे हैं करीब करीब 30 घंटे की भारत यात्रा पर, और काफी व्यस्त उनका शेड्यूल है। जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके हिसाब से न केवल दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच में महत्वपूर्ण टॉक्स होने जा रही हैं और कई मुद्दों पर टॉक्स होंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन में जो उनका औपचारिक एक स्वागत है वो है। पहले दिन यानी शाम को जब वो पहुंचेंगे उसके करीब 2 घंटे के भीतर ही प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी की तरफ से उनको एक निजी डिनर जिसको कह सकते हैं वो दिया जा रहा है। और रूस रवाना होने से ठीक पहले वो राष्ट्रपति भवन में भी एक जो राजकीय भोज कहते हैं वो उनके सम्मान में होगा। लेकिन इन दो भोजों के बीच में बहुत सारी मीटिंग्स हैं, और जो व्यापारिक आपके एक समुदाय होता है उसको भी दोनों लीडर संबोधित करने वाले हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन। लेकिन इससे भी बड़े सवाल हैं। रूस की संसद ने एक रक्षा सौदे को मंजूरी दी है जो भारत और रूस के बीच में पुतिन साहब के दौरे के बीच में परवान चढ़ने वाला है। भारत को क्या क्या हासिल होने वाला है, भारत क्या उम्मीदें कर रहा है। हमारे एनएस से अजीत डोवल साहब भी मॉस्को की यात्रा कर चुके और विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब भी 2 यात्राएं कर चुके हैं। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि भारत की उम्मीदें क्या हैं। पुतिन साहब दिल्ली आ रहे हैं तो जाहिर है कुछ बड़ा होने वाला है, वो क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की किस तरीके से निगाह लगी हुई है। उनके आने से पहले जिस तरीके से यूके, जर्मनी और फ्रांस के भारत में स्थित राजदूतों की तरफ से एक बयान जारी हुआ जिस पर हमारे विदेश मंत्रालय ने नाखुशी जाहिर की और कहा कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है, उसके खिलाफ है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल अजय रैना साहब। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कितना अहम है पुतिन साहब का ये दिल्ली दौरा। अजय जी, बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद ओमकार जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत स्वागत आपका। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पुतिन साहब का ये दौरा कितना अहम है और जिन परिस्थितियों में, जिस पृष्ठभूमि में ये हो रहा है उसमें और कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। ओमकार जी, आपने सही कहा। जब भी अभी सुपर पावर ही माने आप रशिया को, मिलिट्री सुपर पावर है, अदरवाइज जो उतना सुपर पावर तो नहीं रहा जैसे यूएसएसआर था, बट अभी भी वो एक सुपर पावर है और जिसने अभी 35 देशों के दांत खट्टे कर रखे हैं, तो नेचुरल मिलिट्री सुपर पावर है। जब भी इतनी बड़े किसी पावर का हेड ऑफ स्टेट आपके देश में आता है तो फर्स्टली वो तो आपकी एक हमारा मान सम्मान बढ़ जाता है कि देखो, क्योंकि पुतिन साहब हर जगह तो नहीं जाते, और दूसरा कि वो मित्र देश है और ऐसा मित्र देश है जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है, तो नेचुरली इसकी वैल्यू और ऐड हो जाती है। बिकॉज डिप्लोमेटिकली आपको पता है उस लेवल पे इमोशंस काम नहीं करते, प्यार मोहब्बत काम नहीं करती, लेकिन हिस्टोरिकली रशिया हमेशा हमारे पास खड़ा रहा। 62 में जो लोग कहते हैं उनको शायद पता नहीं कि रशिया और चाइना के रिलेशन खराब हो गए थे हमारे चक्कर में। जो काफ़ी उनकी घनिष्ठ मित्रता थी वो अफेक्ट हो गई थी, तो रशिया ने चाइना को मना किया था कि आप भारत से पंगा मत लो। तो हमारे साथ खड़ा रहा है ट्रेडिशनली। और मैं कई बार मजाक में कहता हूँ कि अगर हमने अपना देश में अपने मंदिर आज़ाद नहीं किए और अपनी सभ्यता को नहीं बचाया तो शायद हिंदुओं का नेक्स्ट देश रशिया ही होगा। वहाँ पे हिंदुइज्म फैल रहा है। और जो परिप्रेक्ष्य कॉन्टेक्स्ट आप बात कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स जो चर्न इस टाइम चल रहा है, पूरे ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर का जो एक रीशेप बन रहा है, उसमें दो बड़े इंपॉर्टेंट लीडर्स, इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट लीडर्स दुनिया में गिनेंगे तो कितने? अब ट्रंप साहब तो हैं, वो जैसे भी हैं तो इंपॉर्टेंट। फिर मोदी साहब हैं, पुतिन साहब हैं, शी जिनपिंग है, कुछ हद तक बीबी नेतन्याहू हुए बिकॉज वो पंगा टेकर है, अदरवाइज साइज वाइज नहीं है। बिल्कुल। लूला है और गिन चुन के इतने ही है। ये यूके फूके वाले तो आपको पता है वो इरेलीवेंट है, 10-10 हज़ार की फौज रख के क्या उनकी औकात बची। तो जो दो, अगर आज दुनिया के फर्स्ट टॉप 5 लीडर्स की बात करते हैं उसमें से 2 लीडर मिल रहे हैं,
और ऐसे समय पे मिल रहे हैं जबकि बातें हो रही हैं कि जो पावर एक्सिस है वो वेस्ट से शिफ्ट हो रहा है ईस्ट की तरफ, और अगर ईस्ट में शिफ्ट हो रहा है तो जो 3 बड़े लोगों की बातें होती हैं, इंडिया, चाइना, रशिया का, तो उसमें 2 प्रमुख मिल रहे हैं। तो ये बड़े ही अलग-अलग लेवल पे आप देखेंगे। और फिर आप इसका थोड़ा-सा अगर थोड़ा पीछे जाके देखेंगे तो लास्ट टाइम में जब हमारे पास दिसंबर के महीने में आए थे पुतिन साहब 1 रात के लिए, और जाते फिर उसके बाद उन्होंने यूक्रेन में हमला कर दिया था। तो वो यहाँ कुछ बात करने आए थे, कुछ टाई अप करने आए थे। तो उसमें देखिए उसको इससे जोड़ के देखिए, तो यूक्रेन वॉर एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुका है कि जहाँ पे एक्चुअली ट्रंप ने तो हाथ पीछे खींच लिया है। यूरोप चाहता है कि लड़ता रहे यूक्रेन, लेकिन किसी को औकात है नहीं। और पता नहीं कई बार क्या होता है, ओंकार जी की सरस्वती की कृपा होती है कि 4 दिन पहले मैंने एक ट्वीट किया था कि नेटो में से जर्मनी निकल जाएगा जल्दी ही, और कल आपने देखा कि जर्मनी के मिनिस्टर्स ने क्या बोला अमेरिका के साथ कि हमारा तो कम्युनिकेशन खत्म हो चुका है, बंद हो चुका है, अमेरिकन आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो वो टूट फूट वहां पे चल रही है। और इधर पुतिन साहब से जो आपने स्टेटमेंट की बातें की, और जो लोग बोल रहे हैं कि देखो जी मोदी जी ने कहा था पुतिन जी को कि लड़ाई का माहौल नहीं है, लड़ने का समय नहीं है, तो पुतिन साहब खुद कह रहे हैं मैं लिख के दे रहा हूं भैया, मैं यूरोप पे अटैक नहीं करूंगा। तो जब पुतिन जैसा आदमी जो ऐसी बातें नहीं करता कि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कमिटमेंट कि मैं यूरोप, तो इस सीधी समझ आती है कि जो हमारे एफर्ट रहे हैं इस वार को रुकवाने के लिए, वो एक हमारी जो अहिंसावादी टाइप जिसको हमारे लिए जाने जाते हैं उस टाइप की बात कर रहे हैं। तो ये बड़े ही एंगल से देखेंगे आप तो बड़ी इंपॉर्टेंट विजिट है, और दुनिया की निगाहें बिल्कुल सही है कि इस विजिट पे टिकी हुई हैं। काफ़ी लोग हैं जिनको हड़बड़ाहट भी हो रही है, और हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरा सिर्फ ये थोड़ा सा वो है कि इतने बड़े हेड ऑफ स्टेट की विजिट में हमारे जो अंदर का 0.5 फ्रंट है उसके बारे में बात कर सकते हैं बाद में, उनसे सावधानी बहुत ज़रूरी है। कल भी बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव, आपको देखो 10 किलोमीटर रेडियस को बर्बाद करने वाला एक्सप्लोजिव पकड़ा गया है। तो वो एक चिंता कह लीजिए या एक खटखटी है दिमाग में कि ऐसा कोई महादेव कृपा करेंगे ऐसा ना हो। बाकी से बहुत अच्छा उनका दौरा है, और हम बहुत वेलकम करते हैं, और काफ़ी भारतीय एक्साइटेड हैं इसको लेके। एक्चुअली आप, मैं और बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं जी। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो कई लेयर्स की, जब इस स्ट्रेचर का नेता आता है तो वो हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी खुफिया एजेंसियां, सरकार के स्तर पर भी तमाम तरह के एहतियात बरते ही जाते हैं। और जब उनका मूवमेंट होगा दिल्ली में, चाहे वो राजघाट जाएंगे गांधी जी को सम्मान देने के लिए, या राष्ट्रपति भवन जाएंगे, या हैदराबाद हाउस जाएंगे जहां बायलैटरल टॉक्स होनी है, या व्यापार समुदाय को संबोधित करने जाएंगे, तो वो एक बहुत बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। लेकिन जो आपने चिंता जताई है कि जो भीतर का 0.5 है अपना, ये कोई खुरापात ना कर दे, क्योंकि हमने ये देखा है अजय जी कि जी जेडी वेंस के समय भी ये पहलगाम हुआ था। राष्ट्रपति ट्रंप जब आए थे पहले कार्यकाल में तो दिल्ली में दंगा हुआ था। जी कई ऐसे मौके पर, एक बार बिल क्लिंटन आए थे तो शायद छत्तीस सिंहपुरा की घटना वैसे हुई थी। जी जी बिल्कुल। हाँ। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं वो, और इसके पीछे यहाँ बैठे हुए लोग तो स्लीपर सेल्स को संरक्षण देते ही हैं, छुपने में मदद देते ही हैं, लेकिन सीमा पार पाकिस्तान की तरफ से भी कई तरह की षड्यंत्र और बेहूदगियां जो हैं वो ऐसे टाइम पर करने की कोशिश की जाती है। और ख़ास जी तौर से पाकिस्तान की इस समय जो स्थितियां हैं, उसमें तो ज़रूर वो अपना जो फ़ोकस है वो भारत की तरफ शिफ्ट करना चाहेंगे, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मैसेज देना चाहेंगे। तो इन खतरों को टालने के लिए भी हमारी एजेंसियां निश्चित रूप से सक्रिय होंगी अजय जी। बिल्कुल, ये तो हमारा बिल्कुल आपने जो कहा और जो मैं बात शुरू की थी और आपने बहुत अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल दिया है, तो ये हमारे सामने उदाहरण है। और ये भी हमें पता है कि हम पे टैरिफ का प्रेशर डाला गया, हम पे तरह-तरह के प्रेशर डाले गए, हम नहीं झुके, तो इनके पास आ जाकर एक ही चीज़ बचती है। और 6 दिसंबर की डेट भी देखो कोइंसाइड कर रही है, और ये पिछला जो बॉम्ब, दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट का जो पर्चा खुल के आ रहा था, उनको 6 दिसंबर का उनका इरादा था मल्टीपल ब्लास्ट करने का पूरे देश में। अ, और कल जो एक्सप्लोसिव पकड़ा गया, तो बिल्कुल वो खतरा है। और
मैं हमेशा आजकल आई थिंक हर दूसरी पॉडकास्ट के थ्रू आपके इस माध्यम से भी करूँगा, तो लोगों की अपनी आंखें खोल के रखिए। सुरक्षा एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन हम भी इस लड़ाई में सैनिक हैं। हमें देखना चाहिए आगे पीछे कुछ संदिग्ध एक्टिविटी होती है। आप ये मत सोचें कि जैसे ओमकार जी ने कहा कि वो हैदराबाद हाउस में मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है कि पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, बंगाल में, केरला में कुछ नहीं हो सकता। तो जहाँ पे भी आप हैं उसको देखिए, और एजेंसीज काम कर रही हैं उन पर तो हमें भरोसा है। पर वही बात होती है ना कि एजेंसीज को 100 में से 100 बार सक्सेसफुल होना पड़ेगा, तो ब्लास्ट नहीं होता। एक बार स्लिप हो गया तो उसको तो एक मौका चाहिए दूसरी पार्टी। सीमा पार जो बैठे हैं वो किसके टट्टू हैं? वो अमेरिकन के लिए काम करते हैं। अमेरिका पुतिन साहब की जान का दुश्मन है। तो नेचुरली एक बहुत बड़ा एक सेंसिटिव टाइम है। मिनिमम हम ये कर सकते हैं ओमकार जी कि हम अपने घरों में बैठ के किसी फेक न्यूज़, किसी डिसइंफॉर्मेशन को बढ़ावा ना दें। जब विजिट चल रही है, कोई खबर आती भी है, थोड़ा हमें अपना सहजता से टाइम लें, थोड़ा अपने आप को एब्जॉर्ब करें, फिर उसको चेक करेंगे सच क्या है। क्योंकि आप देखिए अभी क्या हुआ पड़ोसी देश में, इमरान खान के मौत की खबर फैल गई आग की तरह। उसके बेटों ने बोल दिया वो तो इज नो मोर। इनफैक्ट मेरे जो कॉन्टेक्ट्स हैं पीओजे में, उनसे बात की है पश्तूनों के साथ, तो वो कहते हैं हाँ जी इमरान खान मर चुका है। कल उसकी सिस्टर मिल के आई, पता नहीं मरा नहीं मरा, हु नोज। बट कहने का मतलब ये है कि उससे आपने देखा कि कितनी मोबिलाइजेशन होगी। अडेरा जेल के बाहर करो 144 लगने के बावजूद लोग इकट्ठे हो गए, मरने मारने की बात हो गई थी। तो हमें अपनी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, सतर्कता दिखानी चाहिए, और बाकी उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होगा। कोशिश तो पक्का होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे 100% यकीन है कि ईस्ट से हो, वेस्ट से हो, और अंदर जो छोटे छोटे ईस्ट वेस्ट बने हुए हैं, तो वो खतरा है ओंकार जी। अजय जी, ये जो यूके, फ्रांस और जर्मनी के दिल्ली स्थित राजदूतों की तरफ से एक बयान आया है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि जो एक राजनयिक मानदंड होते हैं, जो गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है, उसका एक तरीके से उल्लंघन हुआ है। और हमारे विदेश मंत्रालय ने इस पर बहुत गहरी नाराजगी जाहिर की है। बयान जो दिया है विदेश मंत्रालय ने, उसने कहा है कि ये बेहद असामान्य है। किसी तीसरे देश के साथ भारत के संबंधों पर सार्वजनिक तौर से टिप्पणी करना अच्छी कूटनीतिक प्रक्रिया नहीं है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये जो 3 दूत हैं, इनके फ्रांस के हैं, जर्मनी के हैं, यूके के हैं, इन्होंने जो लेख दिया है उसका शीर्षक ही ये था कि दुनिया चाहती है कि यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए, लेकिन रूस शांति को लेकर गंभीरता से नहीं सोच रहा। यूक्रेन पर जिस तरह से ड्रोन और मिसाइल हमले किए गए, ये शांति चाहने वाले किसी व्यक्ति की हरकतें नहीं हो सकती। यह अंधाधुंध हमले कोई हादसे नहीं हैं, बल्कि रूस के निर्दयी होने का प्रतीक है। तीनों देश नाटो के सदस्य हैं और यूक्रेन को मजबूत समर्थन देते रहेंगे। पुतिन बार बार शांति वार्ता में बाधा बन रहे हैं, उसे टालने की कोशिश की जा रही है। हम सैन्य समेत हर तरह से यूक्रेन की सहायता करते रहेंगे। बेहद भड़काऊ करने वाला और गैर जिम्मेदाराना बयान, गलत समय पर, या समय एब्सोल्युटली समय इन्होंने चुना कि इसी समय दिया जाए। गलत समय पे बयान तो ये है, ये किसी भी समय ऐसा बयान देना डिप्लोमेट्स द्वारा एक तीसरे देश में बैठ के चौथे देश के बारे में जिसके साथ हमारे ऐसे संबंध हैं, वो बनता ही नहीं है। इसमें थोड़ी गलती हमारी भी है ओमकार जी, मानना चाहिए। आपने देखा कि अमेरिकन एम्बेसडर्स, अमेरिकन डिप्लोमेट्स कहाँ कहाँ जाके लोगों को नहीं मिले। कोई हैदराबाद में मिल रहा है, कोई केरला में मिल रहा है, एक कश्मीर पहुंच गया। तो उसी टाइम एक सख्ती की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में नहीं है। आप डिप्लोमेट हो, आपको काम है चुनी हुई भारत की स्टैब्लिश सरकार से इंटरेक्ट करना। आपका काम अपोजिशन पार्टी, किसी रीजनल पार्टी के साथ गप्पे लड़ाना नहीं है। और आप बेशर्मों के साथ फोटो खिंचवाते हो और फिर उसको पब्लिसाइज करते हो, तो मैं थोड़ी सी कमजोरी अपने तंत्र की मानता हूँ कि उस टाइम हमें उनको शट अप कॉल देनी चाहिए थी। जरूरी नहीं पब्लिकली देते, बट एक डिमार्च, एक उन्हें बताया जाता भाई ये हमारे देश में नहीं हो सकता। बाकी ये 3 देश आप देखिए, बड़ा आसान है कहना कि पुतिन साहब लड़ाई रोकने नहीं चाहते। आगना वेस्टर्न प्रोपेगेंडा जो डे 1 से चल रहा है, और दुनिया शुरू में बहक गई
उस प्रोपेगेंडा में कि भाई यूक्रेन तो छा गया, रशिया का दांत खट्टे हो गए, जो भी हुआ। और मैं उसके विपरीत लिखता था, मतलब शुरू से उस चक्कर में उसका फ़ायदा ये हुआ कि फेसबुक पे 5,000 दोस्त होने के बावजूद मेरी रीच 15 पे आ गई, बिकॉज फेसबुक यहाँ पे पाकिस्तानियों के हाथ पे है, एशिया जो रीजन है। तो ये 3 देश, अगर आप एक इम्पार्शियल व्यू लेते हैं, साइड पे खड़े होके बिना किसी साइड लिए हुए, तो आपको क्लियर दिखता है कि पुतिन साहब ने कहा कि भाई मैं यूरोप पे अटैक नहीं करूंगा। उससे पहले उनकी अलास्का में मीटिंग हुई, उसके बाद जहां पे नखरे दिखाए वो उस बंदे का नाम है जेलेंस्की। उधर ट्रंप मीटिंग कर रहा है पुतिन के साथ, वो भी गलत था बिकॉज लड़ाई लगी हुई थी जेलेंस्की के साथ, तो उसको साथ में बैठना चाहिए था। पर उसकी औकात नहीं इतनी है, तो ठीक है, दोनों बड़े लोगों ने बात की। तो सबसे पहले नखरा किसने दिखाया? जेलेंस्की ने। इस बार जब अमेरिका ने कहा तो अभी 27 सितंबर तक कर ले, बेटर डू इट, नहीं तो हम पीछे हट जाएंगे जो भी है, तो उसको उकसाने वाला कौन था? यूके। यूक्रेन रशिया को फेस करती हुई नेटो की मिसाइल्स कहाँ लगी हुई हैं? जर्मनी में। और फ्रांस जो है वो खैर, उसको अंदर का तो टर्मोइल बहुत बुरी तरह से भयंकर तरीके से फैल चुका है, बट वो भी नेटो की लैंग्वेज बोलता है, वहाँ भी लीडरशिप चेंज हुआ है। तो मेरे को अगर आप पूछेंगे, पहले अमेरिका, अब अमेरिका के हटने के बाद ये तीनों मुल्क यूके, वेस्टर्न यूरोप के, इनके कारण से यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम इनके अपने लेटेस्ट फाइटर जेट्स को देंगे। फाइटर जेट का मतलब है कि आप उनको, एक ट्रेनर को, एक फाइटर जेट जैसी कॉम्प्लेक्स मशीन को उड़ाने में अच्छे से अच्छे पायलट को कम से कम 2 साल लगते हैं ट्रेन होने में। अगर आप उसको क्रैश कोर्स भी दोगे तो 1 साल से कम तो नहीं होगा। इसका मतलब इनका इरादा है कि ये अभी और चलेगी लड़ाई। बिल्कुल। और अमेरिका भी समझ गया, तो अमेरिका ने कहा ठीक है, पहले मैंने फ्री में हथियार बांटे, तो अमेरिका ने कहा अब ऐसे करो कि अब यूरोप हमसे खरीदेगा और यूक्रेन को देगा। पहले यूरोप तो कुछ दे नहीं रहा था, वो तो बेच रहे थे, अमेरिका फ्री में दे रहा था। $3 बिलियन के हथियार दिए अमेरिका ने यूक्रेन को। तो लड़ाई लगवाने वाले ये लोग हैं। और बदकिस्मती ये है यूरोप की कि इनमें से तीनों की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह से टूट चुकी है कि सिर्फ बक बक के कर सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। इनमें किसी को औकात नहीं है कि यूक्रेन में अपनी फौजी, यूक्रेन ने, यूके ने क्या कहा था, हम 10,000 फौजी, उनकी टोटल फौज 77,000 ओमकार जी। यूके की जो नेवी है उसके जहाज चलाने के लिए उनके पास फौज नहीं है। फ्रांस का तो ये हाल है कि जो अंदर उनके गेटोज बन चुके हैं, जो माइग्रेंट मुस्लिम्स ने आके वहां जो गदर मचा रखा है, उन गेटोज में उनकी पुलिस आर्मी को एंटर नहीं करता। और रही बात जर्मनी की, जर्मनी की इकॉनमी रैक हो चुकी है। वहाँ पे खालिस्तानी से लेके हर किस्म का एंटी नेशनल भारत का एलिमेंट वहाँ पे बसते हैं। और किसी ज़माने में जो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा माना जाता था जर्मनी, वो अभी उसकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज सब कुछ ज़ीरो है, मैन्युफैक्चरिंग ज़ीरो है, क्योंकि जर्मनी के जो चांसलर थी पहले वाली, उसने एक्चुअली अपने देश को अरबों को बेचा और गेट खोल दिए और डेमोग्राफी चेंज कर दी। तो जब ऐसे देश जिनकी ना इकोनॉमिक पावर है, ना मिलिट्री पावर है, ना इनकी मार्केट चल रही है, ना इनका मैन्युफैक्चरिंग है, तो कर क्या सकते हैं भारत को? तो यही सही। गंद डाल सकते। तो उन्होंने वही किया जो उनकी औकात में है। पर मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये बिल्कुल गलत है, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बिल्कुल सही उनको शट अप कॉल दिए। अगर यही कॉल अमेरिकन दूतों को पिछले साल दे दी होती, पर उस समय इसलिए नहीं दी गई कि हमारे बड़े अच्छे रिलेशन चल रहे थे, ट्रंप साहब चुन के आ रहे थे, तो हम बोले चलो ठीक है, ठीक है। वो कॉन्टेक्स्ट भी है। आप जने खने हर बैल को पकड़ के ये नहीं कहते मेरे को मार आ गया ना, आप कई बैलों से थोड़ा दूर रहते हो, चलाते हो काम। बट हाँ, पहली बार भारत ने इसको कंडेम किया है, जो कि स्वागत योग्य है। इससे अगले आने वाले दिनों में ये मुंह खोलने से पहले एटलीस्ट बोलेंगे। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर पुतिन साहब की यात्रा और उस यात्रा से हासिल की बात करें, उम्मीदों की बात करें, तो कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। S-400 का एक और खेप, वो कितनी होगी पता नहीं। S-500 को लेकर के भी चर्चा कि यहाँ उत्पादन किया जाए, उसके लिए शायद रसिया तैयार नहीं था। परमाणु पनडुब्बी की बात भी हो रही है, लड़ाकू विमानों की बात भी हो रही है, सहभागिता में अस्त्र शस्त्रों का यहाँ उत्पादन करने की बात भी हो रही है। लेकिन आप बेहतर बताएंगे कि किन किन क्षेत्रों में उम्मीदें हैं। और अभी वहाँ की पार्लियामेंट ने भी एक रक्षा सौदे को मोहर लगाई है उस पर, तो वो क्या है? ओमकार जी, किन की चीज़ों पे बात हो सकती है, डील हो सकते हैं, वो एक्चुअली ऑलरेडी
तय हो चुकी हैं उनके आने से पहले, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता है ब्यूरोक्रेटिक और डिप्लोमेटिक लेवल पे होती हैं, वो ऑलरेडी तय हैं, सीक्रेट हैं, हमें समय आने पे पता चलेगा। लेकिन हमें ये अगर हम असेस करना चाहें तो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? रशिया के पास डिफेंस इंडस्ट्री और तेल को अलावा बेचने के लिए कुछ है नहीं आज की डेट में। जो इनकी किसी ज़माने में ग्रेन बेल्ट थी दुनिया की, वो यूक्रेन के पास है। जो किसी ज़माने में यूएसएसआर में बहुत अनाज पैदा होता था, वो इनके पास है। तो ज़ाहिर है कि हम इनसे अपना इंपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट जब इनका लड़ाई शुरू हुई थी यूक्रेन के साथ, तो हमने इन्हीं के खरीदे हुए पार्ट्स दोबारा इनको बेचे थे, बिकॉज वो शुरू में टैंकों की बड़ी बर्बादी हुई थी। तो हमारे पास इनके T-72 T-90 सीरीज़ के टैंक्स हैं, तो उनके जो स्पेयर्स हमारे पास थे, हमने वापस उनको दिए उनकी रिक्वेस्ट पे। तो जैसे आपने लिस्ट ली, तो उसमें सबसे पहले जब फाइटर जेट की बात करते हैं, हमारे पास बहुत बड़ी शॉर्टेज है। रफेल के आने का फ़ायदा ये है कि और रफेल आएंगे तो हमारी इंटीग्रेशन में बड़ा आसानी हो जाएगी, बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास रफेल्स बहुत ज़्यादा हैं और अभी नेवी को भी मिल रहे हैं, तो जो भी 60-70 और आने हैं तो अच्छी बात है, हो सकता है। लेकिन ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जितनी हमारी डिमांड है वो कितने टाइम में फ्रांस उसको पूरा करेगा। ये भी एक, हम एंडलेसली वेट नहीं कर सकते ना कि हम वेट करेंगे। और ये भी नहीं कि रफेल सिर्फ भारत को बेच रहा है फ्रांस, डिसॉल्ट सही। जो एविएशन जो है वो और देशों के उनके पास ऑर्डर्स हैं, तो उसमें टाइम लगता है। F-35 का एक लॉलीपॉप अमेरिका ने हमारे सामने रखा था, हम उसको रिजेक्ट करते रहे। तो एक टाइम पे मैंने ये कहा था, यार अगर एक आधा स्क्वाड्रन F-35 का लेना पड़ जाए और उसके साथ आप थोड़े रफेल्स और ले लीजिए, और अगर आप क्योंकि सुकोई 30 हमारे पास है, तो Su-57 अगर हम ले भी लेते हैं तो अगेन इंटीग्रेशन का इतना इशू नहीं है। तो 57 की खबर जो हमने ये सुनी है, कितनी कंफर्म है या नहीं है कि रशिया ने आपके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का और फुल उसका जो मैचिंग होती है अंदर कोड्स की, जो रफेल ने भी हमें नहीं दिए थे कोड्स बाय द वे, तो वो देने के लिए रशिया तैयार है। अगर ऐसा होता है ओंकार जी, तो Su-57 का जो इस टाइम कंपटीटर है एक्चुअली वो है F-35। लेकिन कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट देखा जाए तो लॉन्ग रन में Su-57 जो है वो हमें F-35 से आधी कीमत में पड़ता है। हालांकि इनिशियल कॉस्ट अगर फुल लोड करेंगे दोनों को तो ऑलमोस्ट बराबर है। इनफैक्ट कुछ आर्मामेंट ऐसे उसको लगा के Su-57 थोड़ा सा महंगा पड़ता है इनिशियली, लेकिन जी। मेंटेनेंस और आपने को उड़ाना भी तो है ना, उसको घर में रखना थोड़ी है टीवी की तरह के टांग देंगे, सही। उसको चलाना भी तो है। तो वो है S-400 और आएंगी, वो ऑलमोस्ट गारंटेड है, बिकॉज जो मोदी जी का सपना है उन्होंने डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया है कि हम भारत का एक कवच बनाएंगे, हमारी जो जितने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस जो है उन पे कवच बनेगा, तो नेचुरली उसमें S-400 का बहुत बड़ा रोल है। सुदर्शन S-500 चक्र के बारे प्रोटेक्शन, में सॉरी सॉरी सुदर्शन चक्र के बारे में उन्होंने कह दिया है। जी जी, तो उसको फिर इसके लिए तो आपको चाहिए ना ये बिल्कुल। S-500 का जॉइंट डेवलपमेंट का प्रपोजल है, जैसे हमने ब्रह्मोस को ज्वाइन किया। क्योंकि ब्रह्मोस जब हमारे पास आई और जब हमने उसको बैटल टेस्ट किया तो दुनिया से ऑर्डर इतने ज़्यादा आने शुरू हो गए कि अभी संभाले नहीं जा रहे। तो S-500 में हिचकिचाहट उनको है, होनी भी चाहिए, नई चीज़ है। लेकिन ये जो ब्रह्मोस ने करतब दिखाया, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि आने वाले दिनों में सिंदूर शुरू होने वाला है, तो ऐसे में अगर रशियन एक वेपन नया आता है जिसको भारत लड़ाई में टेस्ट करता है और वो अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो रशियन जो उनकी प्रेस्टीज है उसमें ऐड करेगा। लेकिन ये भी अंडरस्टूड है कि S-500 इतनी जल्दी आएगा नहीं, अभी तो वो एक प्रोडक्शन स्टेज बाद में आएगी, फिर डेवलपमेंट स्टेज, तो लॉन्ग रन वाली कहानी है। रही बात ये जो डिफेंस पैक्ट की, तो इसमें जो सैनिक दोनों देशों में आपस में रखने का जो बात की जा रही है, तो उसमें देखिए दो पहलू है। हमें रशियन सैनिक यहाँ नहीं चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपने न्यूक्लियर सबमरीन की बात की, तो अभी तक ट्रेडिशनली क्या होता है कि हम न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो हम लीज पे लेते हैं और फिर वापस उसका जो भी किराया विराया देके जो भी सेटअप है, उस एंगल से आप देखेंगे। और अगर हम एक्चुअली एक न्यूक्लियर सबमरीन को डेवलप करना चाहते हैं या S-500 को डेवलप करना चाहते हैं, तो रशियंस की प्रेजेंस इंडिया में फिर होगी, फिर भारत में वो आएंगे। हमें उसका फायदा हो ना हो, और हमारे ट्रुप्स रशिया में क्या करेंगे वो भी एक, उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि वहाँ एक लड़ाई चल रही है। नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स जो हैं वो रशियन ट्रुप्स के साथ मिलकर लड़ रहे हैं यूक्रेन के साथ। हम तो नहीं लड़ेंगे उनके साथ, हमारा ऐसा कोई इरादा है नहीं। बिल्कुल। तो इसका जो एग्रीमेंट जो ये पार्लियामेंट में जो रशियन पार्लियामेंट ने एंडोर्स किया, उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट यही है कि दोनों देश एक दूसरे के डिफेंस फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं, ट्रुप्स रख सकते हैं। अब ट्रुप्स की क्लैरिटी जो है ना, वो एक बार यहाँ समझौता जब होगा, क्योंकि अगर वहां पार्लियामेंट ने किया, जैसे मैंने कहा ना, जो होना है वो हो चुका ऑलरेडी वो ऑलरेडी डिसाइडेड है।
तो रशियन पार्लियामेंट में भी जो भी 3 दिन पहले बात हुई है, तो उनको पता है कि दिल्ली में क्या होने वाला है। तो आई थिंक हम उनका वेट करते हैं, लेट्स सी क्या क्या उसकी डिटेल्स हैं, क्योंकि एट द फेस ऑफ इट अगर आप ऊपर से देखें तो लगता है यार रशियन को हमें, क्योंकि और फिर हमारे यहाँ पे झंडे लगे खड़े हो जाएंगे लोग। यहाँ भी और भी तो प्रॉब्लम है ना, यहाँ लोग खड़े हो जाएंगे कि फॉरेन ट्रूप्स भारत में क्या कर रहे हैं, क्या भारत एक प्रॉक्सी बन गया। अब बातें सुनने की बड़ी बड़ी इनकी अच्छी अंग्रेजी होती है जेएनयू वालों की। तो आई थिंक विल वेट। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं होती ओमकार जी, तो हमें डिसअपॉइंटेड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सही। कई चीज़ें बहुत अंदर अंदर चुपचाप हो जाती हैं। इक्विपमेंट की जो बात रही, तो कहीं अगर कोई समझौता नहीं होता है तो हमारी सरकार बेहतर जानती है, तो हमें उसके बाद में ये भी खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, देखो जी आया पुतिन खा के चला गया, ऐसा नहीं होता। बड़ी चीज़ें हैं जो हमें कभी पता भी नहीं चलेंगी, जो बातें यहाँ डिस्कस की जाएंगी दोनों लीडर्स के बीच में। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और कुछ क्या ऐसा भी हो सकता है जो व्हाइट हाउस को मिर्ची लगा दे? हो सकता है। Su-57 की डील बहुत मिर्च लगाएगी, S-400 की और लेना और S-500 की जॉइंट प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा आग लगाएगी। न्यूक्लियर सबमरीन आई तो आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया था फ्रांस के साथ, और उसको अमेरिका ने सेबोटाज किया बाद में। उस चक्कर में ऑस्ट्रेलिया की और फ्रांस की आपस में काफ़ी नाराज़गी हो गई। तो अगर वो भी कोई डील टेबल पे आ गई, और मैं कहता हूँ कि इन चीज़ों को 10 साल लगे, डजेंट मैटर, ये एक स्टेटमेंट का टाइम है। जैसे आपने कहा कि जो दुनिया का ग्लोबल चर्न चल रहा है, जो एक पूरा कहते हैं ना चटनी पीसी जा रही है पावर की, उसमें एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होगा अगर हम रशिया के साथ कोई बड़ा ही ऐसे वाला लॉन्ग टर्म वाला रिसर्च रिलेटेड बनी बनाई चीज़ खरीदना एक चीज़ होती है ओमकार जी। अगर आप जॉइंट प्रोडक्शन में जाते हो, जॉइंट डेवलपमेंट की बात करते हो, टेक्निकल ट्रांसफर करने की बात करते हो, तो ये चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उस देश को फिर लॉन्ग रन में आत्मनिर्भर बनाती हैं। तो वो एक एक्सपेक्टेड है कि उस लाइन पे कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगी और व्हाइट हाउस को फिर मैसेज क्लियर जाएगा। इनफैक्ट व्हाइट हाउस वालों को तो ऑलरेडी पता होगा कि क्या डील होने वाली है, इतना तो हम उनको ग्रांट करते हैं सीएए को। जी लेकिन चाचा ट्रंप ने कहा था कि मैंने तो ये 25% अतिरिक्त जो सैंक्शन लगाया था टैरिफ के रूप में, ये इसलिए लगाया था कि प्रेशर बढ़े पुतिन पर और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो। बहाना तो अच्छा ढूंढा था उन्होंने, और हो सकता है इसमें कुछ सच्चाई भी हो। लेकिन ना तो पुतिन पर कोई प्रेशर पड़ा है और ना ही हमारी आर्थिक सेहत पर कोई फर्क पड़ा है। हम तो 8% से ऊपर की जीडीपी से रन कर रहे हैं, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी अजय जी 12 से 14% बढ़ गया है। इनफैक्ट ओमकार जी आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला। हमारा आज की डेट में जो इम्पोर्ट्स करके हम जो खर्चा करते हैं और जो एक्सपोर्ट करके पैसा कमाते हैं, और उसमें अगर हम ये जो हमारे नॉन रेजिडेंट भारतीय बाहर हैं जो अपने घरों में पैसे भेजते हैं उनको जोड़ लें, तो हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों बिल्कुल बैलेंस्ड है, जो कि किसी भी देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं तो जनरली क्या होता है, हमारे जैसा देश पहले क्या करता है, इम्पोर्ट बड़ा कर लेता है और बिल्कुल। एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ होता नहीं, तो फिर हमारा फिर डॉलर डॉलर करते नुकसान होना शुरू होता है। यहाँ पे इस टाइम पे ये जो टैरिफ का ड्रामा हुआ, इसके बावजूद क्रूड ऑयल का हमारा इंपोर्ट में बहुत बड़ा हिस्सा है, उसके बावजूद हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लेवल है। महादेव की कृपा रही ओंकार जी, तेल अगर निकल आया हमारा बे बंगाल में जैसे एक्सपेक्टेड है, और क्रूड अगर हमारा बंद हो गया, तो आपको रातों रात हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में 20% का फर्क लगेगा, जो कि हमारे हमारे फेवर में होगा। तो ये जो ट्रंप ने गेम खेली, अगर वो सिंसियर था ना, तो उसको ये टैरिफ लगाने चाहिए थे। यूरोप पे उसने लगाए भी, उन पे डबल ट्रिपल लगाने चाहिए थे कि तुम लड़ाई बंद कराओ। लेकिन कहानी ये है कि ट्रंप जो अमेरिका है, डीप स्टेट पे तो लड़ाई बंद नहीं कराना चाहती ना। वो क्या चाहती है, जो ट्रंप ने कर दिया कि अब यूक्रेन में जो हथियार जाएगा अमेरिका से, उसके पैसे यूरोप देगा। तो लड़ाई बंद करवा के वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, किसी को लड़ाई बंद कराने का इंटरेस्ट नहीं है। और मैं एक चीज़ आपको और बताऊं, अमेरिकन और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो पावर हैंडलिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें लड़ाई लगना एक कंपल्शन है। लड़ाई या इंटरनल अनरेस्ट, रेजिम चेंज, ये चीज़ें इनको फेवर करती हैं, इनका बिजनेस चलाती हैं।
आज अगर यूक्रेन खत्म होता है तो आपको हैरानगी नहीं होनी चाहिए कुछ दिन के बाद आपको ईरान के ऊपर कुछ शुरू शुरू हो जाए। और अगर ईरान पे शुरू हुआ तो उसके बदले में कि चाइना ताइवान में घुस गया, तो मैं तो कहता हूँ चलो लड़ना ही, अगर लड़ने का हमने फैसला कर ही रखा है तो यूक्रेन में लड़ते रहो यार, लड़ते रहो और मत फैलाओ। बिकॉज वेनेजुएला देखो तैयार है, वेनेजुएला एक नेक्स्ट यूक्रेन बनने के उसमें बना हुआ है, बिकॉज उसको पीछे से रशिया और चाइना की सपोर्ट है। और दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि 7 से 10 लाख के बीच में लेबनीज जो हैं वो वेनेजुएला में रहते हैं। और ये लेबनीज जो हैं ये बेसिकली जो वेनेजुएला में रहते हैं ये हैं तो क्रिश्चियन, लेकिन उनके वहाँ जाने के कारण हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी प्रेजेंस है वेनेजुएला में। और ये पहला बार ऐसा हो रहा है कि जो एक लड़ाई वाला माहौल फॉकलैंड आइलैंड्स के बाद अमेरिका के बगल में शुरू हो रहा है। नहीं तो अमेरिका ने हमेशा लड़ाइयाँ लगवाई हैं अपने घर से दूर, समुद्र पार, चाहे पैसिफिक ओशन के उस तरफ चाहे अटलांटिक ओशन के उस तरफ। तो ये जो ट्रंप जी कह रहे हैं ना, तो मैं यही कहता हूँ कि ठीक है यार, और मत फैलाना लड़ाई को। आप यूक्रेन लड़ने का ही शौक है तो यूक्रेन में लड़ते रहो, बट हम पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। आत्मनिर्भरता का जो काम किया है सरकार ने और जो प्राइवेट कंपनीज ने उठ के आगे हाथ खड़ा किया है, इन्वेस्टमेंट किया, बहुत रिस्की था। ओमकार जी, आपने एक गन डेवलप करनी है, आपने एक तोप खड़ी करनी है, बड़ा पैसा और बड़ा रिस्क है। अगर सरकार बोले मैं नहीं खरीदूंगी, अगर भारत ही नहीं खरीदेगा तो बाहर वाले तो खरीदने से रहे उसको, तो आगे तो पूरा संक हो गया ना, R&D और वो बिल्कुल। फैसिलिटी और गन गई। तो इंडस्ट्री ने रिस्क लिया, L&T आई, महिंद्रा आई, टाटा आगे आई, तो देखो अब उसका देख रहे हो, हमें हमें फर्क नहीं पड़ता अब। और एक चीज जो रशिया के साथ नहीं होगी इस बार, जो आज से पहले हमने कभी इन दोनों देशों में डिस्कस नहीं हुआ, वो हुआ था, वो होगा हमारा ट्रेड रशिया के साथ। आज तक हमारा ट्रेड वन वे रहा है रशिया के साथ। हम उनसे हथियार लेते थे और तेल लेते थे, और रुपीज में जब पेमेंट शुरू की तो रशिया ने कहा हमारे पास इतने रुपीज इकट्ठे हो गए, समझ नहीं आ रही क्या करें। तो फिर बाद में हमने UAE से करेंसी लेके, और बीच में हमने चाइनीज करेंसी के साथ भी डील किया। लेकिन जब ये टैरिफ लगे थे तो आपको याद होगा, तब रशिया ने कहा था, रशिया का जो डिप्लोमेट यहाँ पे एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने कहा था कि हमारी मार्केट्स खुली हैं, अगर आपको बाहर को रोकता है तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कम एंड सेल इन रशिया। तो जो भारत एक्सपोर्टिंग टू रशिया, ऐसी वाली डील भी मुझे लगता है कि इन डील्स में से निकलेगी, जो पहली बार होगा अपने आप में। अगर रशिया की मार्केट खुल जाती है हमारे लिए, तो जैसे आपने ऑलरेडी कहा कि हमारा एक्सपोर्ट वैसे ही बढ़ गया है, क्योंकि ये जो मेहनत की है सरकार ने अफ्रीका में जाके, ऐसी कंट्रीज में जाके जहाँ पे मार्केट्स खोलनी है हमारे लिए, तो उसका बिल्कुल। और जो उसका फर्क इम्पैक्ट हमें दिख रहा है जी। और अजय जी, जब निजी भोज पर बैठेंगे मोदी साहब और पुतिन जी, तो है तो निजी भोज, लेकिन वहाँ बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो आउट नहीं होंगी, कभी सामने नहीं आएंगी, लेकिन बाद में उनके असर दिखाई देंगे। ब्रिक्स से लेकर के तमाम दूसरी चीजों पर भी चर्चाएं हो सकती हैं। होनी चाहिए। अगर ट्रंप जैसा बंदा खुद बोल रहा है कि ब्रिक्स मुझे डरावने सपने दिखाता है, तो और ब्रिक्स का एक्चुअली देखा जाए तो हुआ कुछ भी नहीं, ना इनका हेडक्वार्टर है, ना कोई करेंसी है, ना कोई पॉलिसी है, कुछ नहीं है। और ब्रिक में इतनी लंबी लिस्ट पड़ी है अंदर आने के लिए। तो हाई टाइम, अगर हम सीरियस हैं, उस पावर को हथियाना चाहते हैं, वेस्ट से ईस्ट में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो हमें ब्रिक्स पे बात करनी चाहिए, RIC पे भी बात करनी चाहिए। चाइना को कैसे अकोमोडेट करना है, चाइना के साथ हमारी थोड़ी सी अभी नरमी हुई है, तो उसको उसको यूज़ करके। और फिर ईरान का बीच में एंगल है, जो रशिया की सेंसिटिविटी है, चाइना की सेंसिटिविटी है, और हमारी सेंसिटिविटी तो वैसे नहीं है, लेकिन हमारी चाह बार वहाँ पे है। और अगर अमेरिका ईरान के पीछे पड़ जाता है तो हमारा भी नुकसान हो सकता है। तो हमारे कॉमन थ्रेट्स और कॉमन बेनिफिट्स वाला एक सामने फील्ड है, जिसमें एक चाइना बहुत बड़ी एक अनप्रिडिक्टेबल सी एंटिटी है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं ओमकार जी, चाइना के बारे में जो हमारे दिमागों में बातें विचार है ना, ये भी प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, सच्चाई कम है। जितना हम उसको बुरा दिखाते हैं, बुरा पेंट करते हैं, वो उतना बुरा है नहीं। हमारी अपनी कमज़ोरियां थी, 62 में हमने खुद पंगे लिए बिना तैयारी के, मार पड़ी, और चाइना ऑलमोस्ट शाम के प्लेन्स तक आके वापस चला गया। वो ठीक है कि उनको लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो रही थी, हिमालय के इधर से आना, वो ठीक है, लेकिन फैक्ट ये है कि वापस खुद गया था। इधर ईस्ट लद्दाख में जब हुआ, गलवान में मार पड़ी, उससे पहले एक क्लैश ऑलरेडी पेंगोंग त्सो के लेक पे हफ्ता 10 दिन पहले हो चुका था, जिसकी खबरें बाद में आई।
लेकिन जब कैलाश पे हम चढ़े तो चाइना पीछे हट गया। तो चाइना को भी पता कि उसको सेंसिटिविटी है कि एक साइचिन के थ्रू जो उसका हाईवे बना हुआ है उसको वो पैडिंग करना पड़ चाहता है। वो चाहता है उसके वेस्ट में उसकी इतनी प्रेजेंस रहे कि हम उसको उस हाईवे को उसको तंग ना कर सकें। बिल्कुल जब वो बन रहा था तो हमने बनने दी, वो हमारी बेवकूफ़ी थी। अभी वो उसको बना के प्रोटेक्ट कर रहा था, उसका फर्ज बनता है। कोई भी देश अगर अपनी एक लाइफलाइन खोलता है दूसरे देश के अंदर से, दूसरा देश रिएक्ट नहीं करता तो वो दूसरे देश की बेवकूफ़ी है ना। अब उसने बना ली तो वो तो उस पर लड़ेगा। तो अदरवाइज जितनी कहानियां हमारे यहाँ पे दिमागों फिल्में भी बनी क्योंकि हम हार चुके थे और फिर बताना था कि हम इसलिए हारे कि वो बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत बड़े हैं, इतना था नहीं। और आज भी देखा जाए तो अगर एक बॉर्डर डिस्प्यूट हमारा सेटल हो जाए तो हमारा चाइना के पास और क्या पंगा है? कोई पंगा नहीं है। वो भी एक सिविलाइजेशन है, हम पुराने पुराने मित्र हैं एक्चुअली हम। और चाइना तो दूर होता था, तिब्बत था बीच में। तो ये जो ख्याल कुछ लोग कहते हैं कि हमें अभी तिब्बत का एक्टिवेट कर देना चाहिए, अभी हम चाइना को ना करना चाहिए, तो वो करेंगे तो ना तो ब्रिक्स बनेगा ना RIC बनेगा। तो फिर अगेन हम वेस्टर्न हाथों में खेल जाएंगे। ये टाइम बिल्कुल। है, हमारी तरफ पीस होना चाहिए। ये 3 पावर्स के बीच में पीस और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। बाकी दुनिया लड़ती है जब जाए भाड़ में। दैट्स हाउ। ऐसा रहेगा 8-10 साल तो हमें बहुत बेनिफिट होने वाला है। जी 50 के दशक में एक फिल्म आई थी अनाड़ी। उसमें एक गीत था, वो चांद खिला, वो तारे हंसे, ये रात अजब मतवाली है, समझने वाले समझने समझ वाले गए हैं, समझ ना ना समझे समझे। वो अनाड़ी है। जी तो ये ट्रंप साहब के ऊपर फिट बैठता है। उन्होंने 4 कोशिशें की मोदी जी को बुलाने की, मुलाकात करने की। मोदी जी ने मुलाकात नहीं की, मोदी जी नहीं गए। और पुतिन को मॉस्को से दिल्ली बुला करके उनका सम्मान किया जा रहा है। उनकी गलबैयां दोनों की देखने को मिलेंगी। तो ट्रंप के लिए ये पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। मैसेज तो दे दिया, अगर आप बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं तो आप ही अनाड़ी हैं। एब्सोल्युटली। और देखो, ट्रंप को एक विंडो दी गई थी कि तू आ जा पहले। ट्रंप को यहाँ विजिट करने का एक मौका दिया गया था। बीच में बात चली थी कि ट्रंप भारत आ रहे हैं, और फिर ये स्पेकुलेशन हुई कि वो पुतिन से पहले आना चाहते हैं। और अगर वो आना चाहते सिंसियरली तो भारत मना ना करता। लेकिन जो बंदा G20 में नहीं आया, ओंकार जी, आप देखिए, आपको प्रेसिडेंसी लेनी है G20 की, आप आए नहीं क्योंकि आपको साउथ अफ्रीका की शक्ल पसंद नहीं। इसका मतलब कल को साउथ अफ्रीका अमेरिका नहीं आएगा, यही हुआ ना। तो आप तो तोड़ने में लगे हो ना, आप जोड़ने में तो वही कहते हैं ना, अगर आप हेड ऑफ द फैमिली हो या हेड ऑफ द कंट्री हो, बर्तन खटकते हैं घरों के अंदर, शोर बजता है, लेकिन बड़े आदमियों का यही काम होता है कि वो जोड़ के रखें। ट्रंप इस टाइम दुनिया का सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट है, लीडर है। उसका फर्ज बनता है कि दुनिया में एक ऑर्डर सिस्टम चलता रहे। लेकिन उसने दोस्ती की पाकिस्तानियों के साथ, उसने दोस्ती कर रखी है अपने ट्रंप अपने क्रिप्टो की डील में जहाँ फायदा रहा उन लोगों के ऊपर। उसका उसकी दोस्ती का बेसिस अब बिजनेस बन चुका है, ट्रांजैक्शनल हो बिल्कुल। गया है। और वो भी लोग बर्दाश्त कर लेते हैं कि ठीक है, आप लो, आप दो ट्रांजैक्शन। आप टेररिस्टों को अपने गले में, आप वो सीरिया वाले को बुला के व्हाइट हाउस में हाथ मिला रहे हो क्योंकि वहां से तेल चोरी करना है आपने। तो फिर नहीं ना, ये बात बनती नहीं। दुनिया देख रही है, वो जमाना चला गया, दुनिया में सोशल मीडिया नहीं था, बातें निकलती नहीं थी। अब ये अनाड़ी है या क्या है, हारा हुआ खिलाड़ी है। बट हाँ, आपने बड़ा अच्छा गीत याद करा दिया मुझे। राज कपूर पे था शायद ना, राज कपूर और राज नूतन। कपूर और नूतन। नूतन ना, हाँ। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजय जी, जुड़ने के लिए, इतना जी समय निकालने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपडेट देने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।